Good evening, everyone. अभी ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग ना। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मुझे आना पड़ रहा है। डॉक्टर अर्पणा की ड्यूटी थी तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी आगे। और आज का टॉपिक हमने ले लिया है जॉइंट पेन्स। बहुत बड़ा टॉपिक है। डॉक्टर संजय के हिसाब से तो 3-4 दिन करना चाहिए हमको, लेकिन फिर भी हम सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। हमें अगर थोड़ा सा पॉइंट आउट भी किया जाए कि इस दिशा में ये चीज देखी जा सकती है तो हमें पता भी चलता है। हमें सिर्फ एक अपने आप को रिव्यू करना होता है कई बार किसी भी डॉक्टर के साथ। तो मैं भी वही आज करूंगी कि सिर्फ एक इस टॉपिक को हम सुपरफिशियली देखें और जो भी पॉइंट्स हमें याद आते हैं, मैं आप सबसे भी बोलूंगी कि जो भी पॉइंट्स आप लोगों को भी याद आते हैं वो भी इसमें एड ऑन करते रहेंगे। ज्वाइंट पेन्स मतलब एक ज्वाइंट का दर्द। पहले तो इससे सबसे पहले हमको ज्वाइंट को ही समझना चाहिए कि ज्वाइंट में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं उसकी ना। मैं कई बार बोलती हूँ कि जब भी हम सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होती है उसके हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग ऑर्गेनन पर बेस्ड है, कुछ फिजियोलॉजी पर बेस्ड है, कुछ पैथोलॉजी पर, कुछ माइंड पर। तो हम होम्योपैथ्स ब्लेस्ड हैं कि हमें बहुत सारे तरीके डॉक्टर हनीमैन ने दे दिए होंगे। एंड इट इज अप टू अस कि हमने कौन से तरीके को अच्छे से अंडरस्टैंड करके, एक्सेप्ट करके और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी क्लिनिक में। ठीक है। तो ज्वाइंट पेन्स को अगर हम अपनी क्लिनिक्स में देखते हैं तो हम माइंड के थ्रू भी जाते हैं कि हाँ कौन सा इमोशन यहाँ पे स्टक है, ये बंदा ऑब्स्टिनेट होगा, स्टबन होगा, तभी इनको ज्वाइंट्स का दर्द रहता है, या किस तरह के कॉन्स्टिपेटेड होगा साथ में। तो जिस तरह से हम इमोशनल ब्लॉकेज देखते हैं, सेम हम हर पैथोलॉजी को समझने से पहले थोड़ा नॉर्मल चीजें देखना जरूरी होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर हमको नॉर्मल नहीं पता होता तो एबनॉर्मल को समझना वो डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हाँ ये नॉर्मल था, इसमें कोई चीज एबनॉर्मल है, इसको हटाना है हमको। अगर ये मैंने कलर जोन सा पहना है, अगर मैं इसको रेड बोलूंगी तो मुझे रेड ही पता लगेगा, है ना। अगर मैं इसको पिंक बोलती हूँ, मुझे सिखाया जाता है तो मेरे लिए ये पिंक है। सीखा क्या है हमने, नॉर्मल सीखना क्या है। पहले नॉर्मल का पता होगा तभी अब नॉर्मेलिटी का पता लगेगा। तो जॉइंट्स में भी वही तरीका है, हर हर डिजीज में कि नॉर्मल का पता होना जरूरी है। नॉर्मल में क्या है कि जब दो बोन्स मिनिमम, जैसे दो फिंगर्स है ना, ये तो फ्रेंजिस हो गए, चलो दो ये स्ट्रेट बोन्स में आप इमेजिन कीजिए, अगर ये दोनों आपस में मिलती हैं तो दिस इज द ज्वाइंट। तीन मिल जाए तो भी ज्वाइंट है। तो मिनिमम दो पॉइंट जो बोन्स हैं उनको जब कभी कहीं मिलते हुए देखते हैं तो वो होता है उनका ज्वाइंट। तो इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है ज्वाइंट। ज्वाइंट में किस चीज से बनता है? बोन होएगा, कनेक्टिव टिश्यू होएगा, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड नर्व्स। नो डाउट कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई तो जो रहती है रहती है। और इसके बिना हम क्या देखते हैं इसमें, इसकी टाइप्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट रहेगा, सैडल, हिंज, कॉन्डिलाइन, पाइवेट एंड ग्लाइड। ये 6 तरीके के हमारे पास ज्वाइंट्स भी हैं। बनते किससे हैं? ये प्रोटीन, कोलेजन से और कुछ मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम। ठीक है। ये इसका नॉर्मल फिनोमिना है। जब हम इसकी मेडिसिन पिक करते हैं, हमें पैथोलॉजी भी पिक कर सकते हैं, या कई बार हमारी कुछ रेमेडीज बोरिक में साफ साफ एनेटमिकल पोजीशन पर लिखी हुई है कि ये मेडिसिन इस ज्वाइंट के लिए बनी हुई है, बॉल एंड सॉकेट के लिए बनी हुई है, ये मेडिसिन लिगामेंट्स के लिए बनी हुई है, ये वाली मेडिसिन नर्व्स के लिए है, ये वाली मेडिसिन कनेक्टिव टिश्यू पे वर्क करेगी, ये सैनोवियल शीथ पे काम करेगी। तो हम डायरेक्ट मेडिसिन को हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कहाँ उसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो अगर हमें डायग्नोज पता होगा उसकी एबनॉर्मेलिटी देखकर, डिफरेंशियल डायग्नोज हमारे पास 7-8 आ गए हैं, उससे हम क्लियर हो जाते हैं सिंगल डायग्नोज पर। तो हम मेडिसिन, अगर हमें आइडिया लगता है बोरिक से, तो हम बोरिक को पढ़कर या मर्फी को पढ़कर
इजीली हम उस मेडिसिन तक, उस टारगेट ऑर्गन तक भी पहुंच सकते हैं, माइंड को टच करे बिना, डिजीज को सीख कर, नॉर्मल और उसका एबनॉर्मल पार्ट से। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी कॉजेशंस क्या रहती है ना, जॉइंट पेन्स की। देखो बहुत सारे इसके कॉजेशंस रहती हैं, हर डिजीज के बहुत सारे रीजंस रहते हैं। और अगर आपका कॉजेशन जो है आपकी बॉडी के अंदर है, तो ऑर्गेनन में हमारे मास्टर हैं हमारे साथ, डॉक्टर संजय, वो थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे कि अगर हम कॉजेशन को नहीं निकालते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, वो रिलैप्स होके वापस आएगा। संजय प्लीज हेल्प करो मुझे। एक्चुअली जब तक कॉज होम्योपैथी में, अभी ऑर्गेनन का पूछा है तो ऑर्गेनन का ही मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। समीक्षा। जी मैं कर रही हूँ। हाँ जी बताइए संजय। जब तक कॉज नहीं निकालोगे तब तक ये नहीं कोई डिसीज नहीं जाएगी, यही बोला है। और होम्योपैथी में कॉज क्या है? कॉज होता है माइज्म, है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि जो भी डिसीज है उसका ओरिजिन कहाँ से आया है और उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। लास्ट टाइम हमने बोला था एक वो तोरन का कॉन्सेप्ट बोला था, याद है तुम्हें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। वो बिल्कुल। तोरन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वो एक धागा होगा, फिर फूल पत्ते बांधने वाले होंगे, है ना। और हम्म। वही स्ट्रक्चर तुम्हें एक पेड़ में भी दिखेगा कि एक रूट्स है, ट्रंक है, ब्रांचेस है, छोटे पत्ते है। हाँ। और ये स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, पेड़ के स्ट्रक्चर में उसका जो रूट है वही कॉज रहेगा जहां से। देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज अन जैसे कुछ स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली रिकर हुआ, हमारा वाइटल फोर्स क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली ये करेगा, रिबाउंड करेगा बैक टू नॉर्मल, है ना। जो भी फंक्शन अगर किसी वजह से चेंज हुआ, लेकिन एक स्टेज आती है, ट्रिगर होती है क्रॉनिक डिसीज के साथ। वो ट्रिगर अगर हो गया तो वो एक लेवल पे जाएगी, और फिर जो नॉर्मल आना है तो नॉर्मल नहीं आएगी, वो उधर ही रुक रुक जाएगी या वहां से ग्रोथ करना चालू करेगी स्टिल फर्दर। तो ठीक यहाँ है। पे क्या हुआ कि हम लोग जैसे पत्ता निकालते हैं तो पेड़ तो नहीं गिरेगा, है ना। एक डाली काट देते पेड़ की, एक ब्रांच काट देते तो पेड़ तो वैसे की वैसा है। इंटरनल डिसीज भी वैसा ही होता है। हनीमन ने बोला है कि एक मल्टी हेडेड मॉन्स्टर बोलेला है, जैसे हाइड्रा, है ना। एक काटोगे तो वो जाएगा नहीं, दो काटोगे तो भी जाएगा नहीं, जब तक उसका जो रूट है उसको हिट नहीं करोगे वो जाएगा नहीं। वही यहाँ पे तोरन के कॉन्सेप्ट ने बोला, एक पत्ता खींचोगे तो वो पत्ता ही आएगा, उतना सिम्टम आएगा, लेकिन जब तक उसका ग्राउंड बैकग्राउंड में है वो वापस ग्रो करेगा, राइट। लेकिन वो अगर पूरा का पूरा तुमको स्ट्रक्चर नीचे गिरे निकालना है तो वो कनेक्शन काटना पड़ेगा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना रहेगा। वो पहला सिम्टम रहेगा, जो सिम्टम डेवलप होते स्टार्टिंग में, वो बहुत सारे सिम्टम आएंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर वो अलग दिखेंगे, लेकिन एक सिम्टम ऐसा रहेगा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना रहेगा, है ना। और बिल्कुल। हाँ, होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि
एक बात और बोलता हूँ। एक रूम है, रूम के अंदर एक बीमार पेशेंट है जिसको एलर्जी है, फ्लावर्स की एलर्जी है, और वो रूम में वो फ्लावर्स रखे वाले है। तुम इधर पेशेंट को दवाई दे रहे हो, वो छींके दे रहा है, वो उसको दवाई दे रहे हो, वो छींके दे रहा है। वो तुम सोचोगे यार मेरी रेमेडी तो सही है, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? जब तक वो कॉज जिसकी वजह से वो है, वो रूम के बाहर नहीं निकालोगे या पेशेंट को रूम से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो ठीक है। यही है वो। मैंने बहुत जनरल बोल दिया है, लेकिन तुम जैसे जॉइंट के केसेस में भी लगा सकते हो। क्रॉनिक डिसीज एक बार आ गई तो वो ऑटोमेटिकली वापस नहीं जाएगी। जो ऑटोमेटिकली वापस जाता है वो लैटेंट फेज में होता है, और वो वर्ड यूज किया है लैटेंस हो रहा। ओके। लैटेंस हो रहा वापस जाएगा, लेकिन क्रॉनिक डिसीज वापस नहीं जाएगी, तो उसको मेडिसिन ही लगेगी। ठीक है, जिस तरह से संजय ने ये हमें बताया कि किस तरह से कॉज को जानना जरूरी, रीजन दिखाए हैं ना कि ये रीजंस हैं, नहीं तो फिर वो बीमारी वहीं रह जाएगी, मेडिसिन लगेगी लगेगी। हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी दे सकते हैं अगर हमें उतनी समझ आती है, नहीं तो हम डायरेक्ट, आप अपने ऑर्गन को टारगेट बनाइए, उसके बाद आप मियाजमेटिक देते हैं। तो यहाँ पे कॉजेज बहुत रहते हैं जॉइंट पेन्स के। ऑटोम्यून डिजीजेस कुछ है हमारे पास, जैसे रिमेटिक अर्थराइटिस है, ल्यूपस है, सार्केडाइसिस है, जिसमें हमारे जॉइंट्स पेन रहती हैं। ऑटोम्यून क्या होता है कि जिसमें बॉडी अटैक करती है अपने ही टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन रहती है ओन टिश्यूज की, अपने ही जैसे क्या है, हम हमारे सगे संबंधी ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाए तो उनके साथ लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दुनिया से लड़ सकते हो, अपनों से नहीं। तो सेम इन ऑटोम्यून डिजीज, यहाँ पर भी अपना ही सेल्फ टिश्यू जो हमारे ही अगेंस्ट खड़ा होता है। तो ऑटोम्यून को निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पे हम ट्रिगर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टारगेट किसको करेंगे, उसके ट्रिगर्स को, कि जिस ट्रिगर की वजह से वो ऑटोम्यून आपकी बॉडी में बार बार आती है, तो आप उस ट्रिगर को कोशिश कीजिए पकड़कर रिमूव करने की, या उसको समझा दीजिए पेशेंट को कि जब आपको ऐसी स्थिति आए तो आपने अपना ध्यान रखना है, ताकि ये आपको ज्यादा हार्म ना कर सके। हम कुछ और केसेस में आगे देखेंगे। दूसरा मैं तो इसका कॉजेशन गाउट लेती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑटोम्यून में रेमेटिक अर्थराइटिस रहता है, अदरवाइज अदरवाइज विदाउट ऑटोम्यून डिजीजेस गाउट इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि ये गाउट है। मैं इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी गाउट और उसमें आरए में। तो बर्साइटिस, जहाँ पे बर्सा की स्वेलिंग रहे, हमें इंजरीज की वजह से कई बार हमारे ज्वाइंट पेन्स हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्चर्स, या हम कभी ठुक गया ज्वाइंट, उसमें क्या होता है कि आपकी जो बैकबोन, खास करके मैंने देखा है एक्सीडेंट्स में, क्या होता है कि दोनों वर्टिब्रास क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, या हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। तो और इसके अलावा क्या आ सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेडीज में बहुत कॉमन रहता है। यहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ कार्टिलेज रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोमिलाइटिस, यहाँ पे इंफेक्शन रहेगा ज्यादा, और ये इंफेक्शन हमारी ब्लड सप्लाई और बोन्स को, बोन की ब्लड सप्लाई और बोन्स को इन्फेक्ट कर देता है। और ऑस्टियोमिलाइटिस खास करके यंग बच्चों में ज्यादा है। सेप्टिक अर्थराइटिस वेरी कॉमन है, ठीक है, जिसमें डब्ल्यूबीसी और आरसीआरपी दोनों बड़े रहेंगे। टेंडेनाइटिस, टेंडेंस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। ओवर यूज किसी ज्वाइंट का हो, मैंने आजकल अपने प्रैक्टिस में केस देखे हैं कि ये जो एरिया है हमारे थंब का जो नीचे बेड है, ये बहुत पेन करता है, इसकी वजह से हमारा रिस्ट, और फिर ये पेन ऊपर जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने जब देखा, और अपने मैंने जो जॉइंट ये ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं, मैंने उनसे भी बात करी कि क्यों ऐसे पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो हमने ये देखा कि ये ओवर यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम क्या करते हैं, ऐसे फोन पकड़ते हैं और सारा दिन ये स्क्रोलिंग,
उन पेशेंट्स में आप चेक करना कि क्या हो रहा है। फोन हम ऐसे पकड़ते हैं, आपको दिखेगा नहीं, ये देखिए फोन पकड़ा, ये स्क्रोलिंग मूवमेंट हमारी खास करके राइट थंब की रहती है। और जब हम सारा दिन ये सब करते हैं ऐसे ऐसे, तो इसकी मूवमेंट जो है यहाँ डिस्टरबेंस होती है, और इसकी वजह से ये रिस्ट का पार्ट, फिर पूरा रिस्ट, फिर आगे ये तकलीफ रहती है। तो ओवर यूज भी जो है वो हमें खराब करती है, किसी भी चीज का हो। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें इन्फ्लामेशन रहेगी स्पाइन की। ऑस्टियोनेक्रोसिस, जहाँ पे बोन टिश्यू की ही डेथ हो जाती है, और उसमें लिमिटेड ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से बोन को सही से नर्चर नहीं होता है और वो डैमेज हो जाए। बोन कैंसर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में फाइब्रोमेल्जिया का ज्यादा इशू सामने आएगा, वहां पे मसल्स का फटीग भी ज्यादा रहेगा। ठीक है। बोन कैंसर्स में मैं बताऊं कि वहां पे हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं वो भी कई बार नहीं, हमेशा ही रोल प्ले करते हैं। और इन मेल केसेस हमारी कोशिश होती है कि अगर सॉरी बोन सीए है, देखिए बोन कैंसर में बोन पेन बहुत ज्यादा रहता है पेशेंट्स को, ये डिस्टर्ब करता है उनकी लाइफ को, क्वालिटी टाइम जो है वो खत्म कर देता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अगर मेल पेशेंट है तो हमारी कोशिश होती है कि उनको टेस्टिस रिमूव कर दिया जाए, ताकि टेस्टिस्टेरोन की मात्रा जो है वो उसको पुश ना कर सके। ठीक है। तो ये इश्यूज हमने देखना होता है कि ये अगर कॉजेशन है, इसका प्रोग्नोसिस और कैसे हो सकता है, इस कॉज की वजह से पेन्स कैसे रहेंगे, इस कॉज की गाउट की वजह के पेन कैसे रहते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस डिफरेंट है। रोमेटिक अर्थराइटिस है, उसकी पैथोजेनेसिस डिफरेंट है, तो उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। बोन कैंसर की जो पैथोजेनेसिस है पूरी तरह से डिफरेंट मिलेगी, और उसकी भी मैनेजमेंट एकदम से डिफरेंट। थायराइड जिनका अंडर एक्टिव है, हाइपोथायराइडिज्म है, वहां पे भी बोन पेन्स दिखते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, उसमें भी इश्यू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को कई बार हर्ट कर देता है। लिकीमिया, ब्लड कैंसर क्या होता है, जैसे अगर ब्लड कैंसर हो गया और वो अफेक्ट कर रहा है ब्लड को, वो बोन मैरो को भी इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बोन मैरो ही प्रोड्यूस कर रहा है ना। और अगर बोन मैरो अफेक्ट होता है, वो क्या करेगा, वहां पे डब्ल्यूबीसीज को ज्यादा बनाएगा, एकमुलेट कर देगा, जिससे हमारे जो लार्ज बोन्स है, जैसे लेग्स की हो गई, ये वाली आर्म्स की हो गई, यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा आएगा बोन पेन का। रोमेटिक फीवर, ये भी एक बड़ा कॉज रहता है। रिकेट्स, बच्चों में खास करके विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। ओवरवेट और ओबेसिटी, ऐसे पेशेंट्स में नी पेन, एंकल पेन्स, हमारे टोज, हमारे पैर, ये ज्यादा दर्द करेंगे। ठीक है। लोअर बैक भी यहाँ पे अफेक्टेड जल्दी हो जाती है। कुछ इन्फेक्शन हैं, जैसे मम्प्स हो गया, फीवर, कोई इन्फ्लुएंजा हो गया, सॉरी, इसमें भी बोन पेन्स रह सकती है। डेंगू और चिकनगुनिया, दो ऐसे फीवर्स हैं जिसमें बोन पेन बहुत रहता है। चिकनगुनिया में तो आफ्टर अटैक्स भी पेन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। चिकनगुनिया में साथ में क्या रहेगा, रैशेस आ जाएंगे, पाम्स, फीट, लिम्स और फेस पर। डेंगू में ब्लीडिंग साथ में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और रैशेस लिम्स और फेस पे लिमिटेड एरिया पे रहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। और डेंगू में मैंने अक्सर देखा है कि डेंगू के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा केस खिंचता नहीं है पीछे को, कि आपका 6 महीने तक आपका बोन पेन रहा है, लेकिन चिकनगुनिया में हमेशा खिंचता है। अभी हम मेजर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, गाउट और अर्थराइटिस, रोमेटिक अर्थराइटिस, उसमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए गाउट क्या है, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है। रिमेटिक अर्थराइटिस क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब हमारा अपना ही सेल्फ टिश्यू हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ। ठीक है। लेकिन गाउट में क्या है, वहां पे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है। और यूरिक एसिड की मात्रा कैसे बढ़ती है, जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। अब देखिए मैंने बोला प्रोटीन, ये एग्जैक्ट प्रोटीन नहीं होता, ये प्यूरिन होता है। ठीक है। हम जो प्रोटीन बेस्ड चीजें खाते हैं ना, हमारे ईटेबल थिंग्स में जितना भी प्रोटीन बेस्ड फूड है, अगर आप देखोगे उसमें टाइप्स रहती हैं कि ये प्रोटीन है, ये प्यूरिन है। हमें हाई प्रोटीन विद लो प्यूरिन ऐसी डाइट लेनी होती है।
हम कई बार क्या करते हैं, हम प्रोटीन बंद कर देते हैं पेशेंट का, उससे क्या होता है, उसका मसल मास जो है वो भी वेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे लेडीज में अक्सर जब जॉइंट पेन्स होता है, हम अक्सर ये गलती करते हैं हमारे डॉक्टर्स के, उनका प्रोटीन बंद करते हैं, उससे क्या होता है, फैट उनके ऊपर ज्यादा आ जाता है एस्ट्रोजन के इश्यूज की वजह से। डायबिटीज का भी होता है बीच में कुछ पेशेंट्स को, डायबिटीज नहीं भी है, एस्ट्रोजन की वहां पे मार ज्यादा रहती है मेनोपॉजल एज के आसपास जाके, और ऊपर से हम उनका प्रोटीन बंद करते हैं, प्रोटीन की वजह से मसल जो हमारा है, मसल मास खत्म हो रहा होता है, और ये क्या हो रहा था, प्लम्पी पल्पी, और ये लूज हो जाता है। ठीक है, ये सॉलिड मसल मास नहीं रहते हैं लेडीज के, क्यों, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी ऐसे ये 2-4 दिन में नहीं आती, आपने 1 साल प्रोटीन को वेस्ट कर दिया बॉडी से भी, और आपका इंटेक भी ठीक नहीं, उसके बाद प्रोटीन की डेफिशिएंसी आएगी, उसके बाद पता लगता है हमारा मसल मास खत्म हो रहा है। और इसका इंटेक 4-5 दिन में खत्म नहीं होगा, जितना धीरे 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 इसने हमें हार्म करा है, उतना ही धीरे 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 ये फायदा दे। तो हमेशा जब भी गाउट के पेशेंट्स आते हैं, आप उसकी प्रोटीन डाइट बंद करने की बजाय आप हाई प्यूरिन डाइट को बंद कीजिए, जिसमें प्रोटीन तो हो लेकिन प्यूरिन कम हो। ठीक है, जैसे रेड मीट हो गया, फिश हो गई, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी और भी। ठीक है, अ, तो जो गाउट है वो लोअर पार्ट्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, शुरुआत खास करके टोज से होती है। ठीक है, और उसके पैर के जो उंगलियां होती हैं और टो होता है वो जल्दी ठंडा भी फील करता है, और वहां पे खास करके टोज में ज्यादा दर्द रहेगा। और अर्थराइटिस में कोई भी पार्ट हो सकता है, ऑलमोस्ट सारे पार्ट होते हैं। जिस तरह से प्योरिन मैंने उधर कॉज बताया है, जो अर्थराइटिस है वो जेनेटिक मेकअप है, और वो ट्रिगर क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंटल इशू की वजह से, फिर वो मेंटल मेकअप हो या फिजिकल मेकअप हो, या फिर आउटर ये हमारा एनवायरमेंटल कोई इशू आ, कोई भी इशू की वजह से कोई ट्रिगर चीज आपको अंदर करती है, तो वो जेनेटिक मेकअप बाहर अपना रिजल्ट दिखाता है कि लो जी, ये बीमारी आ गई। पहले भी मैंने बोला था, जितने ऑटोम्यून्स हैं ट्रिगर के साथ हमको डिस्टर्ब करते हैं, कोशिश कीजिए मरीजों में देखने की कि जब जब ऐसे अटैक्स आते हैं पेशेंट को अर्थराइटिस के, तो कौन सा उनका इमोशन ब्रेकडाउन हो रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, या कोई और वजह है, एनवायरमेंटल इशू की वजह से हुआ है। तो वो जो ट्रिगर मिल रहा है वो वापस उसको ट्रिगर ना करे, मैनेज करनी पड़ेगी ये डिजीज। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे गाउट की, यूरिक एसिड टेस्ट कराइए, एक्सरे करवाइए, एमआरआई कराइए। एक्सरे और एमआरआई में क्या आएगा, यहाँ पे हमें छोटे छोटे दाने दिख सकते हैं। और हमें अर्थराइटिस में सीआरपी चेक करना है, जो हाई होएगा, ईएसआर अगेन हाई, आर फैक्टर्स हम देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों देख सकते हैं, एक्सरे और एमआरआई देख सकते हैं, जिसमें उसकी बोन डिफॉर्मिटी दिखे। ठीक है, हाँ, पेन का अटैक किस तरह से रह सकता है गाउट में, कभी भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है। अर्थराइटिस में मॉर्निंग एग्रावेशन ज्यादा रहेगी और विंटर एग्रावेशन ज्यादा रहती है। कोल्ड वेदर जो है इसको इफेक्ट करता है अर्थराइटिस को, जब वार्मथ मिलती है बेड की, या हम एक वार्मथ एरिया में रहते हैं, तो हमें अर्थराइटिस के पेन्स कम दिखते हैं। ठीक है जी, ये तो गाउट और उसका मैंने बताया। हाँ जी, इसकी आगे मैं रिस्क फैक्टर भी बताती हूँ। गाउट में क्या होता है कि आर्टरीज जो होती है वो नैरो हो जाती है, जिससे स्ट्रोक का और कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के, हार्ट इश्यूज के रिस्क बढ़ते हैं। अर्थराइटिस में क्या होता है कि लेवल, हाई लेवल क्या होता है एस्ट्रोजन का, जिससे ये डिजीज बढ़ जाती है। और इसमें हमें मैग्नीशियम रिच फूड अगर खाएंगे तो हमें इजी हो जाता है पेशेंट को ट्रीट करना, अगर आप उसको मैग्नीशियम फूड देते हो। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम भी आगे 5-6 टाइप का मिलेगा, जो कोई मसल पे काम कर रहा है। ठीक है, एसिटेट है, मलेट है, थ्रेडियोन है। आपको मेरे ना इंस्टाग्राम पे मैग्नीशियम की एक रील मिल जाएगी, जिसमें एक एक करके सब मैग्नीशियम बताया कि कौन सा कहाँ पे कैसे काम करता है। स्मोकिंग जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाती है, तो अर्थराइटिस में स्मोकिंग जो है वो भी बैड इफेक्ट डालेगी। और रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है
इसकी इन्फ्लामेशन की वजह से जो दूसरे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स प्लूरेसी हो सकती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के चांसेस है, हार्ट को पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, आईज में ड्राई आईज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में अगर इन्फ्लामेशन आएगी तो वेस्कुलाइटिस, थिकनिंग रहती है वॉल्स की वहां पे, ठीक है, नैरोइंग हो सकती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है। टेंडेंस डैमेज हो सकते हैं, कार्टिलेज डिफॉर्मिटी, ज्वाइंट डिफॉर्मिटी के चांसेस बढ़ते हैं। ड्राई माउथ, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो इसकी वजह से डैमेज होता है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ भी ये इशू रहता है। आपने ब्राइनिया में देखा होगा ना, हमारे पास देखिए जो मेडिसिन भी आएंगी ना इसके अगेंस्ट, अगर डायरेक्ट हम डायग्नोज पकड़ते हैं या हम डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पकड़ते हैं, जो रेमेडीज भी आएंगे आप देखोगे कि उसमें भी सेम 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 सिम्टम्स दिख रहे हैं, तभी तो हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वैसे ही पूरा होता है ना। तो वो सिम्टम्स आपको उस रेमेडी में भी दिखेंगे। अगर अर्थराइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी है ब्राइन, पल्सेटिला सेनोवियल शीथ पर काम करती है, सेनोवियम पे काम करती है। अगर आप सिम्टम्स देखोगे ऐसे ही सिम्टम्स वहां पे भी मिलेंगे आप, और उसकी पैथोजेनेसिस होएगी जो डिजीज की, वो भी वैसे ही दिखेगी आप, अगर आपने आपका नजरिया आपका विजन पैथोलॉजिकल है तो। अगर हमारा विजन ही माइंड को लेकर हुआ तो फिर हम क्या समझेंगे, इमोशनल ब्लॉकेज जो है पेशेंट की, जिसकी वजह से हमें अर्थराइटिस हुआ, तो वो इमोशनल ब्लॉकेज की जो पैथोजेनेसिस है वो हमें उस मेडिसिन में मिलेगी। तो हमें सिर्फ अपने विजन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए हमारी मेडिसिन पिक करनी होती है। अभी तक कुछ सवाल? अरे कोई है? हाँ जी, कोई सवाल जी अभी तक? मैं कहा क्लियर है अभी तक, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हो। क्लियर है। चलिए अब हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे जाएंगे। अगर हमने कॉजेशन देखी है कि ये रीजंस हो सकते हैं, तो हम डायरेक्ट हम मेडिसिन पार्ट पे जाएंगे। मेडिसिन वही पिक करने के दो तरीके, अगर तो हम माइंड पर जाते हैं तो हमारा जो इमोशनल ब्लॉकेज हमने मरीज के अंदर देखा है वो पैथोजेनेसिस को समझना है, माइंड की पैथोजेनेसिस, वो मेंटल पैथोजेनेसिस हमें रेमेडी की पैथोजेनेसिस से भी मैच करनी होती है। जिस तरह से मैंने आपको ब्राइनिया का समझाया है कि ब्राइनिया की फिजिकल पैथोजेनेसिस या अर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस हम देखते हैं कि उसमें ड्राई माउथ होता है और वो म्यूकस मेम्ब्रेन को खराब कर रही है, सेनोवियम को खराब कर रही है, सेनोरियल शीट को खराब कर रही है, वहां पे सैलेवरी ग्लैंड को खराब कर गई है, ड्राई कर डैमेज करा, जिसकी वजह से उसको ड्राई माउथ भी हुआ है। ठीक है, अगर हम ब्राइनिया को पढ़ेंगे डिटेल में, अगर उसके बेसिक नेचर को देखते हैं, ब्राइनिया को देखते हैं कि वो प्लांट है, बनता ही कैसा है, अगर आप तुम देखोगे उसकी जड़ और उसका फ्रूट वो बहुत दूर है, वो पास नहीं है, वो दूर है। जो उसकी जड़ को पानी मिल रहा है उसके फ्रूट तक जाते रहते एक समय लेता है, उस समय में उसको फ्रूट को परेशानी हो रही है, वो मिस कर रहा है अपनी रूट को। और ब्रायनिया की मेंटल पैथोजेनेसिस अगर देखते हैं तो वहां पे क्या है, वो अपने घर को मिस कर रहा हो। कोई ऐसा रूब्रिक भी है जो माइंड पे काम करते हैं? मैं शायद रूब्रिक्स में इतना इजी नहीं आपको समझा पाऊंगी। संजय? होम सिकनेस। हाँ, होम सिकनेस, यस, ये राइट वर्ड है। तो ब्रायनिया में वो देखोगे वो फ्रूट उसको मिस करता है क्योंकि वहां पे उसमें दूरी है, और ये रूट को जो हमें हम रूट को पानी देते हैं तो रूट का पानी जो वहां तक इतना इजी नहीं पहुंच सकता, तो ये ड्राई होते हैं थोड़ा। ठीक है, सेम इन हमारा फिजिकल पैथोजेनेसिस, मेंटल पैथोजेनेसिस देखिए, वहां पे भी अगर दिमाग में हमारे होम सिकनेस आई है, हमें वहां खिंच पड़ रही है कि वहां जाना है, हम उसको चीज को मिस कर रहे हैं, तो फिजिकल पैथोजेनेसिस में भी हमें ड्राई माउथ है, वहां पे भी ड्राई म्यूकस रहेगा, हमारी सेनोवियम जो है वो ड्राई हो रही है। हम बोलते हैं ना, डॉक्टर्स या पेशेंट्स हमारे कुछ बोलते हैं कि वहां पे घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, आपके ज्वाइंट की ग्रीस खत्म हो गई है। व्हाट इज दैट कि ग्रीस खत्म हो गई है आपकी, वहां पे आयनिंग नहीं है, हमें आपके घुटने में या रिस्ट में हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो ग्रीस तो नहीं डालते हैं ना हमारे अंदर, वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि वो दोबारा ट्रिगर हो सके और दोबारा चल सके वो ज्वाइंट।
तो इसी तरह से आप जो माइंड पर काम करते हैं वो भी इतना क्लैरिटी उनमें होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि ये माइंड की पैथोजेनेसिस और फिजिकल पैथोजेनेसिस क्या सेम है कि नहीं। इसी को हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं कि उसका माइंड और उसका फिजिकल जब दोनों प्लेन्स पर एक ही जैसी पैथोजेनेसिस दिखे तो आपका मरीज ठीक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम समटाइम्स, बट वो ठीक होगा ही होगा। ठीक है। इसके बिना हम थे, हमने आगे ले गए हम कुछ बहुत। ट्रीटमेंट पे चलो आती हूँ। शिफ्टेड पेन्स अगर रहती हैं, देखिए पल्सेटिला और कालमिया। पल्सेटिला भी साइनोवियम पे बहुत अच्छा काम करती है, उसकी पैथोजेनेसिस भी अगर तुम लोग देखोगे वो भी सेम वैसे ही है। ठीक है। और लीडम जिसमें थोड़ा फ्यूजन रहता है, और जो जिसमें थोड़ा इसमें भी लंग्स में भी थोड़ा फ्यूजन आ सकता है, मतलब उसने एक दूसरा ऑर्गन भी पकड़ा हुआ है हमारे अर्थराइटिस के पेशेंट्स ने। काली काप जिसमें शिफ्टेड पेन रहता है पर उसमें कोई फीवर नहीं होगा। एंटिम क्रूडम जिसमें टेंडरनेस बहुत ज्यादा रहेगी। मैं सिर्फ डिफरेंशियल पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, पूरी की पूरी रेमडी आपको नहीं बता रही हूँ। रेमडी का मैंने सिर्फ एग्जांपल ब्रायनिया का ही दिया आपको। रेस्टॉक्स अगेन ए वेरी गुड रेमेडी जो फाइब्रस टिश्यू को इफेक्ट करती है और मसल शीथ पर काम करे। ठीक है। ब्रायनिया और आर्टी में क्या डिफरेंस रहेगा? ब्रायनिया में हम रेस्टिंग स्टेट में रहना पसंद करते हैं, और रेस्टॉक्स में क्या है, हमें रेस्टिंग स्टेट ही हमें इशू करती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी चलती है वैसे वैसे हमें अच्छा लगने लगता है। वो वार्मथ जो है, चलने से जो प्रैक्टिस हमारी चलने की रहती है, हमारे जॉइंट्स हम चलते हैं तो क्या होता है, उनको ईज मिलता है, पेन कम मिलता है। कॉस्टिकम जिसमें स्टिफनेस रहेगी, टेंडरनेस रहेगी। जब जिन पेशेंट को गाउट होता है ना, उनके छोटे छोटे यहाँ पे प्योरिन के छोटे छोटे दाने भी बने होते हैं। अगर आप एक्सरे या एमआरआई में देखोगे ना, अंदर कंक्रीट जैसे। तो गाउटी कंक्रीशन के लिए अच्छी रेमडीज कौन सी है? कॉस्टिकम, गुआइकम और लीडरपॉप बहुत अच्छी रेमडीज है। डिफरेंशियल पॉइंट्स आप खुद देखोगे। नो स्पून फीडिंग। पिक्रिक एसिड भी है ना? हाँ, पिक्रिक मैं एसिड। अक्यूट और उसमें लेके आऊंगी। कॉलोफाइलम स्मॉल जॉइंट्स में, ठीक है, उसमें भी नोड्स आपको बने दिख जाएंगे कॉलोफाइलम में, लेकिन वो स्मॉल जॉइंट्स में है। एक्टिया स्पाइकेटा भी स्मॉल जॉइंट्स पर है। कल्केरिया का ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, क्योंकि हार्मोनल इशू वहां पे बहुत अच्छे से प्ले करेगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कार्टिलेज और टेंडन पर जो रेमेडी काम करती है, मैं डायरेक्ट ऑर्गन वाली मेडिसिन बताऊंगी, वो रूटा है। रूटा कहाँ वर्क करेगी? आपकी कार्टिलेज और टेंडन्स के ऊपर। अगर कोई पंक्चरिंग के बाद मसल स्टिफ हो गया तो वो लीडम है। बोन ट्रॉमा हो गया तो सिम्फाइटम। नर्व्स के ऊपर कोई ट्रॉमा है तो वो हिपेरिकम। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सॉरी फॉर, ये क्या लिखा है? प्लीज गो बिट स्लो। तेज बोल रही हूँ, ये वो मेरा पर्सनल फ्लो है यार। तुम रिपीट पर देखना, इसकी इसकी आएगी रिकॉर्डिंग आएगी। बोन ट्रॉमा देखिए, सिम्फाइटम, नर्व्स हिपेरिकम। साइनोवियम पे ब्रायनिया और पल्सेटेला बहुत बेहतर काम करती हैं, लेकिन तुमको पिक करना है ब्रायनिया देनी है कि पल्सेटेला देनी है। दोनों की सिमिलैरिटीज, दोनों की मेंटल पैथोलॉजी, दोनों की फिजिकल पैथोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, उसका ध्यान तुम खुद रखोगे। और दोनों के रिस्क फैक्टर भी अलग हैं। ठीक है। टेल बोन पर जो काम करे वो कालीबाइक्रोम, हिपेरिकम, स्लिशिया और कॉस्टिकम। नेक्रोसिस पर एसिड फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। देखो, अगर बोन कैंसर के पेशेंट आता है या फिर बोन टीबी के पेशेंट, जहां पे बोन नेक्रोसिस हो चुकी है, वहां पे कभी एसिड फ्लोर देकर देखना,
बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते, पेन रुक जाता है। और जो जो तो नेक्रोज पार्ट हो चुका है, देखिए डैमेज हो चुका है, हम उसको दोबारा से पैदा करना, उसको बोन को प्रोड्यूस करना, वो हमारे लिए 95%, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल रहा। देखिए अगर आप में से किसी ने करा हो तो सच में वो ऑसम रिजल्ट्स उसने लिए हैं। पर उसका डैमेज ज्यादा ना हो, हम ये रोक सकते हैं, उसके पेन्स को कम कर सकते हैं, उसका क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, लाइफ क्वालिटी ना। एकोनाइट यहाँ पर पेनलेस क्रैकिंग होती है। पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं कि क्रैकिंग तो है पर दर्द नहीं होता है। ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट है, जैसे हिप का और शोल्डर का, ये वाला देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक सॉकेट है और ऐसे करके हमारा ज्वाइंट बना हुआ ना, ऐसे तभी हम रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसे सेम हमारा हिप का है। तो अगर यहाँ पर कोई पेन रहता है तो अरिस्टल ओकिया बहुत बेहतर से काम करती है। दूसरी रेमडी है कैलकेरिया फॉस। दोनों ही रेमडीज मैंने यूज करके देखे, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। जो हमारी एक्सट्रीमिटीज के बैंड हैं, जैसे हमारे घुटने का बैंड है पीछे की तरफ को, वहां पे अगर स्वेलिंग रहती है तो मैग्नीशियम कार्ब बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एक बार यूज करके देखना, मैंने आपको डायरेक्ट मेडिसिन दी है, आप यूज कीजिए, देन उसके रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करके बताना। ठीक है। इसके बिना हम देख सकते हैं टेंडन लिगामेंट, ये सब तो हो गया है। चलिए अभी मैं अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की रेमेडीज बोलूंगी। एक्यूट में क्या है कि एकोनाइट, बेलाडोना, एपिस, ब्राइनिया, कालमिया और पल्सरेला। जो रेमेडी हम बेटा, मैकअप इन विच केसेस, मैकअप जो हमारा फोल्ड है ना, जैसे ये ज्वाइंट है, यहाँ पर स्वेलिंग है, घुटने के पीछे हो गई स्वेलिंग, है ना। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं ना, बोलते हैं नहीं अदरवाइज मेरा घुटना तो इट इज ओके, पर घुटने के बैक साइड पे देखिए थोड़ा सा मांस बढ़ गया हुआ है, ये स्वेल्ड है और पेन करता है ना, वहां पे मैग्नीशियम का। एक सेकंड होल्ड करना भाई। सॉरी अगेन। इन्फ्लामेशंस जो हमारी रहती हैं बोन्स को लेके, वहां पे एक्यूट और क्रॉनिक के लिए, एक्यूट में एकोनाइट, बेलाडोना, लीडम, सॉरी लीडम नहीं, पल्सेटेला, ब्राइनिया, एपिस। क्रॉनिक में देखेंगे डेल्कामारा, रेस्टॉक्स, रोडोडेंड्रम, लीडम, फाइटोलका और फॉर्मिका रूफा। अगर आप इन सब की फिजिकल पैथोजेनेसिस और मेंटल मेंटल पैथोजेनेसिस भी देखोगे, आप देखोगे कि फर्क कितना है। अक्यूट का मतलब क्या है कि सडनली आप, अक्यूट का मतलब ये नहीं हुआ कि आज हल्का सा पेन हुआ हमारे, वो पेन इंजरी की वजह से भी हो सकता है ना। एक्यूट का मतलब कि आपके अंदर डिजीज तो थी, लेकिन उसका पेन आज बहुत सीवियर हो गया है। जैसे बेलाडोना में पेन बहुत सीवियर आ जाता है, धीरे एकदम से सडनली आया, सीवियर आया और धीरे धीरे वो जा भी रहा है। एपिस का भी एकदम से सडन पेन आना शुरू होता है, और क्या होता है कि वहां पे स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, ये वाले पेन जो आते हैं। और क्रॉनिक वो पेन रहता है तो रहता ही रहता है लंबे समय तक। वहां पे हमें क्रॉनिक पार्ट के ऊपर जो रेमेडीज हमारे काम आए वो यूज करनी है। कौन कौन सी है? टेल्केमारा, रेस्टॉक्स, लीडम, फाइटोलका और फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा मैंने बहुत यूज करी हुई है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रेस्टॉक्स ऑल्सो। सॉरी। कुछ और मैं बताती हूँ जिसमें डिजेनरेटिव चेंजेस रहती हैं रूटा में, जैसे अर्थराइटिस है, ओल्ड इंजरी की वजह से ज्यादा अर्थराइटिस भी है और एक इंजरी भी है साथ में, और उस ज्वाइंट में दर्द रहे और हमें समझ नहीं आ रहा कि इंजरी की वजह से है या अर्थराइटिस की वजह से, आप रूटा यूज करना। ठीक है। एक मेरे को और टिप याद आ रहा है, कुछ लोगों के मैंने देखा है कि इंजरी हुई, जैसे यहाँ पे इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ, या खास करके मैंने पैरों में देखा है, या ये वाले फ्रैक्चर्स जब होते हैं रिस्ट का और ये वाला बाजू का, और हम क्या करते हैं जब यहाँ पे स्वेलिंग आती है, थोड़ी बहुत पेन होता है, तो हम क्या करते हैं, रूटा देते हैं, और ये हमें रिजल्ट भी देती है बहुत अच्छा। लेकिन जब हमारी
इस फ्रैक्चर को 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, उसके बावजूद भी उस एरिया में स्वेलिंग आती है, प्रोलैप्स करती है और वहां पे पेन भी रहता है, तो रूटा काम करती है लेकिन उतना अच्छा से नहीं करती, वो वापस रिलैप्स कर करके पेशेंट आता है, तो वहां पे विजविडन दे के देखना, बहुत बेहतर रिजल्ट देगी विजविडन विडन। ठीक है। ग्वाइकम है, टेंडन्स के कंट्रैक्शन रहेगा, स्टिफनेस रहेगी और डिफॉर्मिटी आएगी। कल्केरिया फ्लोर है, यहाँ पे नोड्स की क्रॉनिसिटी रहेगी। हेक्ला लावा बहुत अच्छी रेमेडी है, जहाँ पे नोड्स भी बनेंगे, स्पर्स भी बनेंगे और बोन ट्यूमर्स की बहुत अच्छी रेमेडी है। स्मूथ और इन्फ्लामेशन, यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी रहती है नोड्स की और इन्फ्लामेशन भी रहती है। हेक्ला लावा खास करके मैंने देखा है जॉ का जो इसमें ब्रेन बोन ट्यूमर हो जाए ये वाले एरिया में, तो बहुत अच्छे से काम करती है। स्मॉल जॉइंट्स की रेमेडीज लीडम, कॉल्चिकम, स्टिक्टा, रोडोडेंड्रॉन, कॉलोफाइलम और एक्टियस पाइकेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक्टियस पाइकेटा बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपने एनाटॉमिकल देखना है हमारे हाथ के ऊपर कौन कौन सी रेमेडीज काम कर रही हैं, एक्टियस पाइकेटा, कल्केरिया कार्प, कॉस्टिकम, कॉल्चिकम, ग्वाइकम, कालमिया, लीडम, लाइकोपोडियम, रस्टॉक्स एंड रूटा। अब ये देखो, अगर आपने कालमिया दिया है तो वो क्या है, पेन नीचे से ऊपर को तरफ हो जाता है। ठीक है। हर रेमेडी का एक छोटा छोटा डिफरेंशियल पॉइंट भी होगा, मैंने आपको रेमेडीज बोली है, डिफरेंशियल पॉइंट सब खुद देखना। देखना कहाँ से है, बोरिक और मर्फी, क्यों, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल व्यू देखते हैं, ये हमने एनाटॉमिकल व्यू देखा है किसी भी डिजीज का, तो हमें उसी विजन के साथ देखना पड़ेगा, वो डॉक्टर की बुक पढ़नी है जिसने उस व्यू से वो बुक लिखी। ठीक है। अगर फिंगर्स का एरिया देखते हैं तो वहां पे एक्टियस पाइकेटा, कल्केरिया, कल्केरिया फ्लोर, कॉल्चिकम, कोलोफाइलम, हेक्ला, फाइटोलेका, रोडोडेंड्रॉन, रस्टॉक्स एंड सिलिशिया, ये हमारे फिंगर्स के ऊपर काम करती है। ठीक है। मर्फी में तो मेरे ख्याल से फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर ऐसे भी दिया हुआ है, अगर उसकी रिपर्टरी तुम लोग चेक करो। एंकल्स के ऊपर जो रेमेडीज काम करती हैं, एक्टियस पाइकेटा, क्योंकि वो स्मॉल ज्वाइंट रेमेडी है। कॉलोफाइलम अगेन वो स्मॉल ज्वाइंट रेमेडी है। ग्वाइकम, कालमिया, लीडम, लाइकोपोडियम, रोडोडेंड्रॉन एंड रूटा। जो टोज के ऊपर काम करती है, एक्टिया स्पाइकेटा, कॉलोफाइलम, देखो रिपीट पर आ रही है एक्टिया और स्पाइकेटा, एक्टिया स्पाइकेटा और कॉलोफाइलम रिपीट पे आ रही है, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल जॉइंट्स पर काम करती है ना। नी पर नहीं मैंने अभी तक बोला, मैंने एल्बोस पे नहीं बोला। ये टोज में कौन सी है, एक्टिया स्पाइकेटा, कोलोफाइलम, चैलिडोनियम, ग्वाइकम, कालमिया, लीडम, लाइकोपोडियम, पल्सेटेला, रोडोडेंड्रॉन एंड रूटा। ठीक है। ये टोज पर एनाटॉमिकल पोजीशंस बता रही हूँ। अभी नीज, ये हमारा बड़ा वाला ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे हमें स्ट्रेन्स, बर्साइटस ये सब कुछ रह सकता है, साइनोवाइटिस, अर्थराइटिस, इसकी वजह से हमें नी पेन रह सकता है। मेडिसिन कौन सी रहेगी, ब्राइनिया, ठीक है, पल्सेटेला, रस्टॉक्स, लीडम, लार्ज जॉइंट की मेडिसिन है, लाइकोपोडियम, नेटोम्यूर, कॉस्टिकम एंड सिलिशियम। अगर हम हिप जॉइंट की लेके आएंगे, अरिस्टोलोकिया, बॉल एंड सॉकेट है, कोलोसिन, रेस्टॉक्स, फाइटोलेका, लीडम, पल्सेटेला, नेट्रम सल्फ एंड कॉस्टिकम। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताती हूँ कि हिप ज्वाइंट पेन अगर होता है, अगर तो वो ज्वाइंट में पेन रहता है तो अरिस्टोलोकिया है। मैं तरीका बता रही हूँ पिक करने का, आप उसका सारा प्रोसेस खुद निकालोगे। अगर हमारे लंबर में पेन रहता है L1, 2, 3, 4, 5, कहीं पे भी, कहीं पे आपने एक्सरे करवाया या MRI करवाया, आपका कोई एरिया इन्वॉल्व है लंबर का, L1, 2, 3, 4 कुछ भी एरिया आपका अगर इन्वॉल्व आ गया है, तो जो नर्व वहां पर निकली है वो नर्व कहाँ जाके आपको पेन करेगी, ये आपको देखना होता है। ये हमारा डायग्नोसिस बनता है। हम चाहे उससे पेशेंट से पूछ लें, ठीक है, या हमें खुद को पता होना चाहिए कि ये अगर L1 पर प्रॉब्लम है तो ये नर्व कहाँ तक जाती है, L2 वाली नर्व कहाँ तक जाती है। कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें अपनी किताबें लेके पढ़ना है, आप लोग भी पढ़ना। जो हम ऐसे एज इट भी रेमडीज भी कर सकते हैं कि L1 के ऊपर ये रेमडी काम करती है। और ये हम हिप ज्वाइंट की बात कर रहे थे, हिप ज्वाइंट पर
अगर L1 पर इशू आता है तो वो हिप जॉइंट तक आएगी ना, और वहां पे पेन होगा ही होगा, तो हमको रेमेडी भी वैसे ही ढूंढनी है। ठीक है। एक रेमेडी हमारी बर्बेरिस करके है, हम क्या करते हैं कि उस रेमेडी लिखा हुआ है उसमें देखो। ठीक है, ज्यादा खड़े होने से हमें दर्द होता है, बर्बेरिस लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अब तुम देखोगे कि क्यों होता है कि ज्यादा खड़े होने से हमारा L1 जो है वो प्रेशराइज फील करता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता। और अगर तुमने देखा होगा तो वो जब रेस्ट नहीं मिलता तो उसके बीच में से नर्व जो जाती है वो प्रेशर के साथ वहां पे कंप्रेशन आता है, और प्रेशर की वजह से उस नर्व को दबता है और हमारे बैक, लोअर बैक तक दर्द जाता है। तो बर्बेरिस बहुत अच्छे से काम करेगी। ठीक है, वहां पर ये मुझे हिप जॉइंट से याद आया था, तो आपको तरीका बताया आपने किस किस तरह से रेमडीज पिक करनी। रिस्ट पर बहुत बड़ा ज्वाइंट नहीं है, एक्टिया अगेन, बेलाडोना, रस्टॉक्स, रूटा, कॉस्टिकम, वाइकम, कल्केरिया का, सॉरी, शोल्डर, रस्टॉक्स, पेरामेटेलिकम, लीडम, लाइकोपोडियम, सेंगोनेरिया, खास करके राइट शोल्डर। अब देखो, राइट शोल्डर से मुझे मुझे बीच बीच में से जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके राइट शोल्डर में पेन है तो आपने ये देखना है, जरूरी नहीं है हम आज ज्वाइंट पेन्स कर रहे हैं तो हमने राइट शोल्डर पिक कर लिया, हमने लेफ्ट शोल्डर पिक कर लिया। पर क्या राइट शोल्डर में पेन सिर्फ ज्वाइंट पेन का रहेगा? वो सिर्फ अर्थराइटिस हो सकता है, गाउट्स हो सकते हैं, या कोई इंजरी हो सकती है, कोई ऑटोइम्यून हो सकता है, या एनीथिंग एल्स। गॉल अगर स्टोन भी हमारे हो सकता। गॉल, बिल्कुल, थैंक यू। अगर हमको गैस्ट्राइटिस है या गॉल स्टोन है या हमारा पैंक्रियाटिक इश्यू है, देखिए वो उसके प्रेशर से जो नर्व के ऊपर दबाव आएगा वो हमारे राइट शोल्डर इंफीरियर, स्कैपुला के इंफीरियर पार्ट पे जाके दर्द ज्यादा महसूस होएगा, और वो पेन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा हमारे राइट शोल्डर में। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमको ये मालूम होना चाहिए, हमारा आज पार्ट है सिर्फ कि हम इसको पढ़ रहे हैं जॉइंट पेन को, पर हमें पता होना चाहिए कि वो पेन किसी और वजह से भी हो सकता है। अगर ये पेन किसी है तो हमें टारगेट शोल्डर को नहीं करना है, हमें टारगेट टारगेट उस ऑर्गन को करना है जिसकी वजह से है। अगर डेयर में कोई इश्यू आता है किसी ए की वजह से, तो मैं ए को रिमूव करूंगी, मुझे नहीं मालूम है कि वो डी क्या कर रहा है, एफ क्या कर रहा है। मैं बाकी के 4 लोगों को सेव करूंगी, मुझे जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है आई विल रिमूव, कि हाँ वो बाहर निकले ताकि बाकी की चीजें सेटल डाउन हो। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रखना है, आपने ये देखना है कि वो पेन बिकॉज ऑफ व्हाट। ठीक है, तो ये था। अब मसल टिश्यू पे आर्निका डूइंग द बेस्ट। ट्रॉमा के लिए भी हम आर्निका और बैलिस, आर्निका और बैलिस में भी इशू है, फर्क है देखो थोड़ा सा, कोई बताएगा? संजय, थक गया गला, बताओ। अरे दोनों पढ़ मैम रहे हो? हाँ बताओ बताओ। मैम आर्निका बोन्स के लिए हो गई और बेलिस जो है मसल बेली के लिए हो गई। आर्निका मसल के लिए भी तो काम करती है बेटू। हम्म, अधिका में वो इसको फियर भी आ जाता है कि भाई नहीं टच नहीं, नहीं हम कोई। नहीं, मसल्स पे काम करती है। देखिए आर्निका में ब्लंट, आर्निका में ब्लंट इंजरी है, अच्छा, टिश्यू है ना? बेलिस मैम। बैलिस में ब्लंट नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। हाँ, तो ये चीजों का ध्यान रखना है खुद से। और एक और चीज मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बैलिस में पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल होगा, या तो उसकी सिटिंग जॉब होगी, या तो जैसे उसमें लिखा है ना कि रेलवे स्पाइन, तो मतलब बेबी, उसका जॉब भी। हाँ, जो बैलिस है ना, रेलवे जॉब का कैसे आप बताइएगा कुछ? चलो मैं वहां पे लेके आती हूँ आपको, रेलवे जॉब पर लेके आऊंगी, बताइए। मतलब वो तो एक वर्ड है, पर कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा है वो क्या है? मतलब वो तो एक वर्ड है जो कि उन्होंने एक्सप्लेन कर, मतलब रेलवे जैसे वो बोलते हैं ना वर्ड कि का जो। मीनिंग भी है मैम, वर्ड का एक मीनिंग हाँ, भी है। हाँ वही मैं वही बता रही हूँ वो कि अगर मतलब वर्ड मेंशन करा है रेलवे तो इसका कुछ मीनिंग हाँ, होगा, क्या मीनिंग है उसका बताएंगे? हाँ जैसे कि वो होता है ना कि जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि उनको लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता है, और दूसरा उनको वो जर्क्स भी
लगती हैं। जैसे भले ही रेलवे हम सोचते हैं कि ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम रोड ड्राइवर्स को देखें तो रोड ड्राइवर्स को वो जर्क्स ज्यादा लगेंगी, एज कम्पेयर टू रेलवे वाले को कम लगेगी। पर कहने का मीनिंग वही है कि जो जिसका लॉन्ग लास्टिंग सिटिंग जॉब हो गया या लॉन्ग लास्टिंग ट्रैवलिंग हो गई, तो वैसे बेबी पेशेंट्स लॉन्ग अगर लास्टिंग, सुनिए बेबी, लॉन्ग लास्टिंग सीटिंग, हाँ उसमें हमें क्या इंजरी आ सकती है? मैम हम उसमें इंजरीज की बात स्पाइनल, कर रहे थे ना, हम अपना मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, हम हाँ इंजरीज की बात कर रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग जो सिटिंग पोस्चर है, हम उसमें कैसे इंजर्ड हो सकते हैं? मैम उसमें हमारा L4 L5 और L5, मतलब L4 L5 और वैसे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या इवन C3 C4 में भी आ सकती है अगर नहीं, जैसे कि कैसे आएगी बाबा, कैसे आएगी राजे उसमें? मैम उसमें आर्थराइटिक इफेक्ट्स आ सकती हैं। नहीं, आर्थराइटिक कैसे आ सकता है उसमें? उसकी कॉजेशंस डिफरेंट है। हाँ हम इंजरीज की बात कर रहे हैं बेटू, आप अपना मुद्दा क्लियर कीजिए। हम इंजरीज की बात कर रहे हैं, बैलिस और आर्निका की। चलो, अब हम इंजरी को छोड़ भी दोगे, फिर भी हाँ अर्थराइटिस उसमें कैसे घुस गया? हाँ, मैंने आर्थराइटिस के हिसाब से मतलब वैसे नहीं सोचा। है, ऐसे हिसाब नहीं लगाना। हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम साइंस पढ़ रहे हैं। नो डाउट कि होम्योपैथी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, लेकिन वो आर्ट जो है, हमने साइंस को आर्टिस्टिक ढंग से यूज कर रहे हैं, साइंस को छोड़ नहीं सकते। हाँ मैं तो माइंड वालों को भी कहती हूँ कि तुम माइंड पर काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुद्दे क्लियर नहीं है। मैंने आपको ब्राइनिया का मुद्दा क्लियर कराया ना, हाँ तो आपका आप अपना मुद्दा क्लियर कीजिए कि कैसे है, साइंटिफिकली प्रॉपर आंसर कीजिए, कैसे, क्यों, उसके और एक्सप्लोर करो। देखिए, लॉन्ग लास्टिंग जो है वो ऐसे नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग में मसल स्टिफ हो सकता है, देखो। हाँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंजरीज की। क्या होता है कि ट्रेन में हल्के हल्के झटके लगते हैं, यूं यूं, हाँ 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 छोटा छोटा झटका, हाँ हाँ है ना? उससे क्या होता है, जो इंजरी आनी है ना, उसका जो असर है वो लंबे टाइम तक रहेगा। वो ब्लंट इंजरी नहीं है। आर्निका में क्या है, ये वाली हाँ ब्लंट है। उसमें हमारी वेसल्स रप्चर हो गई है, नील पड़ जाते हैं। इसमें हमारी बॉडी पे नील नहीं पड़ रहा है, ये यूं यूं धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं लग रहा है कि वी आर गोइंग टू बी इंजर्ड। ठीक है। कार सिकनेस की हम रेमडीज ढूंढते हैं कि पेट्रोलियम रेमडी, कॉकुलस है, पेट्रोल चढ़ गया। तो रेलवे में जो सिकनेस आती है ना, रेल में अगर बैठकर जो हमें सिकनेस आती है, उसकी रेमडी है बैलिस्टिक। इसीलिए वो रेलवे वर्ड यूज, अगर कुछ भी वर्ड आपके पास यूज करा जाता है, उसके पीछे एक कंप्लीट साइंस होती है, उसको कुरेदना कभी। ठीक पर है। मेरे कहने का मतलब ये था मैडम कि भले उसमें रेलवे वर्ड यूज किया है, पर हम हर टाइम ऐसा नहीं सोच सकते कि रेलवे ड्राइवर को ही वो रेमेडी देंगे। मतलब नहीं, अगर कोई अगर अगर वो ये वाली इंजरी आपको है, वो इंजरी मिलेगी नहीं आपको बस में, वो कार में मिलेगी ही नहीं धीरे धीरे। थैंक यू तभी सो तो मच वर्ड मैम, वहां पे आपने बहुत रेलवे अच्छे से यूज कर एक्सप्लेन दिया किया। गया ना। थैंक यू सो मच हाँ मैम। जी। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। रेलवे जो सबके माइंड में रहता है ना, रेलवे ड्राइवर नहीं है वो, रेलवे क्यों है, रेलवे कॉज है उसका। थैंक यू उसका सो मच, कॉज है, इट वंडरफुल हैज अ बिग एक्सप्लेनेशन। साइंस। हाँ, कि एक कारण है। आपकी जो रेल इंजरी है ना, वो इतनी घातक होती है, हम 2 दिन रह के हम जब बाहर निकलते हैं तो हम हिलते रहते हैं। हमारी वहां पे उस हिलने के लिए बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो फिजिक्स है। वो फिजिक्स है, वो नेचुरल पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि हम हिलते रहे हैं। हमारी बॉडी अभी भी हिल रही है, हमें चक्कर आते हैं उस समय। वो रेलवे वाली जो कार सिकनेस वर्ड होता है ना, रेलवे सिकनेस जो है, उसके लिए बैलिस है। कि मैम वो जो कॉकुलस छोटी भी है टिक्का है, सॉरी मैम, वो मैं है इंटरप्ट बैलिस। कर रही हूँ, तो फिर कॉकुलस भी है उसके लिए। हाँ, सेम कॉकुलस है, इंजरीज पर के लिए कॉकुलस भी बैलिस, है। बैलिस बहुत अच्छी रेमेडी है। कॉकुलस इतना अच्छा से काम नहीं करती है। कॉकुलस तब काम करती है जब आपकी स्लीप की भी डिस्टर्ब होती है ना, ओके, वो नर्सिंग और वाला वहां पे पार्ट आ नर्व्स जाता जो है होती ना, है, नर्सिंग। नर्व्स जो होती है वो भी इंजर्ड हो जाए। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, जब हम ट्रेन में जाते हैं, हमारी नर्व में कोई इंजर नहीं होती, हमारा कोई मसल भी नहीं इंजर हो रहा होता, लेकिन हमारी पूरी बॉडी की पूरी पूरी बॉडी इंजर्ड है। हम थके होते हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा झटका महसूस ही नहीं होता। वो सुनार को देखा ना तुमने, धीरे 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 सोने को मारता है ना? एक लोहार को देखोगे, ठक, ये अंतर है।
पर मैम ये तो लॉन्ग ड्राइव करने वाले, जैसे कि कुछ कार ड्राइवर्स होते हैं, ओला उबर वाले मान लो, तो उनमें भी मतलब ये मेडिसिन तो बहुत अच्छा काम करती है बैलिस पर। कैसे करेगी? आप कार में हिलते ही नहीं हो। कार में आपको आप पूरी कमर लगा के बैठे होते हो, तो आप मैम हिलोगे जिनका नहीं। मैम लेकिन आप ट्रेन जिनका में, कॉन्टिन्यूस ट्रेन में आप हिल रहे होते हो। जिनका ट्रेन कॉन्टिन्यूस का साइज होता है ना देखिए मैम, कितना उनको बड़ा है। झटके पड़ते हैं। मैम जिनको कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग करनी है, कैब ड्राइवर्स, और जिनको रोड पे गड्ढों में ड्राइव करना है मैम, उनको कॉन्टिन्यूस झटके पड़ते हैं, उनको वेलिस बहुत अच्छा काम करती है। काम करती है, लेकिन कार, वो वाले जो ड्राइवर है बहुत कम है। कहाँ इतनी सड़कें टूटी हुई है, छोटे राइट। छोटे गांव है, वहां पे टूटी सड़कें मिलेगी, वहां पे आप बैलिस यूज करो। पर अदरवाइज बैलिस इतना, आपको बैलिस देनी ही तब है जब आपको छोटे छोटे झटके ज्यादा मिले। मैम वो ऑफ द कार ट्रैक में जा रही हूँ, तब बट होगी गुड़गांव जो में सिर्फ हमारे, सारे ही गड्ढे हैं मैम। हाँ, जो इंडिया के इंटीरियर गांव है, वहां पे अगर जाते हो तो आप बैलेंस यूज करो। आप 2 घंटे कार में हो तो यू कैन यूज। मैम दिल्ली में आओ, मैम झटके ही गुड़गांव झटके, आइए मैम, मैम आप गुड़गांव आइए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। पूरी रोड्स टूटी हुई है यहाँ पे तो। देखिए, अब गड्ढे की बात करिए, हम गड्ढों की बात पे इंजरीज को लेके आएंगे। जो खड्डों में हमारी इंजरीज होती है, वहां पे क्या आता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो खड्डों में इंजरीज क्या आते हैं, जैसे हम्प आता है, जंप लगता है। और जंप लगता है तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा, हमारी स्पाइन पर। तब हमारी लोअर बैक दर्द होती है। जिनको स्पाइन का कोई इशू है सैक्रल उनको, इश्यूज ज्यादा आएंगे, या फिर उसमें मसल की सैक्रल, स्टिफनेस। हाँ जी, उसमें सैक्रल इश्यूज ज्यादा आएंगे, मतलब बिल्कुल, सैक्रम। वहां पे रेमडीज वो आ जाएंगी। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, हर चीज को एक्सप्लोर कीजिए। आपके साथ बात करते करते एक्सप्लोर करा, इससे पहले मैंने भी इस तरह से नहीं सोचा था। ठीक है। चलिए, कार्टिलेज पे काम करेगी रूटा। रेस्टॉक्स लिगामेंट्स पे काम करती है, जैसे कटिंग वुंड्स जो होते हैं वो स्टेपिसगेरिया। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी ऑपरेट हुआ, उसके बाद हमें जो इश्यूज आए हैं उसके लिए स्टेपिसगेरिया, लेकिन वो हर समय स्टेपिसगेरिया नहीं होती है। आपके कटिंग वुंड के ऊपर कोई इशू आया है, उसकी वजह से आपको कोई इशू आया है, वहां आप स्टेप यूज कर सकते हो। अगर आपके ऑपरेशन में आपको हेमरेज ज्यादा हो गया है, वहां पे एसिडिक रेमेडी आएगी, खास करके एस्टिक एसिड। ऐसे ही अलग अलग ऑपरेशन में कौन सी चीज से क्या खतरा आया, क्या वजह से क्या प्रॉब्लम आई, वो हर समय स्टेपिसगेरिया इज नॉट द रेमेडी। ठीक है, वो कटिंग वुंड की रेमेडी है सिर्फ। नर्व्स के लिए कौन सी आएगी, हेपेरिकम। पंक्चरिंग और ब्रूजिंग के लिए लीजम पॉल। अब्रेजन्स, जो हमारे छिल छिल जाते हैं, उसके लिए कैलेंडुला, टिंचर में भी यूज कर सकते हैं आप। बोन फ्रैक्चर्स और बोन ट्रॉमास के लिए बेस्ट रेमेडी है हमारी सिम्फाइटम। मुझे नहीं लगता कोई कोई और आता हो तो बताओ कुछ। आई थिंक इट्स ओवर। मैंने कॉजेशन और वो तो करवाया आपको। मैम थोड़ा सा रूटा को एक्सप्लेन करेंगे मैम? कैसे? रूटा में मैं देखिए, जिस तरह से मैं यूज करती हूँ रूटा को, एक्यूट में यूज करा है मैंने रूटा को हमेशा, जिसमें ऑलमोस्ट ज्वाइंट के सारे पार्ट इन्वॉल्व हूँ। जैसे हमारा मसल भी, टेंडन भी, कार्टिलेज भी, खास करके है तो कार्टिलेज की रेमेडी ना, जिसमें ये सारी चीजें हो। सेनोवियम नहीं, सेनोवियम की बात नहीं कर रही हूँ। वर्सा, कार्टिलेज, टेंडन, मसल, अगर ये चीजें इन्वॉल्व हैं तो रूटा इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन इन अक्यूट पेन ओनली। अगर वही पेन आपका क्रॉनिक में बदल गया है तो आप विजबिडन यूज करके देखना। ठीक है। मैम थोड़ा सा पोटेंसी भी बताएंगे, जैसे विस्बेडम हम यूज कर रहे हैं, मैं क्रॉनिक है। हमेशा 30 में, मैं तो 30 में यूज करती हूँ क्योंकि पैथोलॉजीज देखती हूँ। मैं जब पूरा टोटलिटी लूंगी और उसकी पैथोलॉजी है, तब भी 30 में यूज करूंगी, क्योंकि मुझे वो छोटी चीज निकालनी है, वो पैथोलॉजी पार्ट निकालना है। चाहे वो माइंड और फिजिकल, सारी की सारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम और उसका कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी भी वो हो, सेम हो, फिर भी मैं उसको 30 में यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे वो छोटी चीजें जो है उसके अंदर एक्यूट पैथोलॉजीज फेज। हैं, डिजीज ऑर्गन है, उसको सही करना है। हम्म। तो मैम अगर टाइम है तो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। जैसे मेरे पास एक पेशेंट मुझे आंसर चिकनगुनिया आया का है तो दूंगी। और उनको रूटा। यस मैम। मुझे आंसर आया तो मैं दूंगी आपको, बताइए। नहीं जरूर आएगा मैम, आपका अर्थराइटिस का नॉलेज देख के आएगा ही आएगा। तो मैम बताओ। चिकनगुनिया पेशेंट है और उनको 6 मंथ से बहुत पेन था। तो जैसे उनसे हम्म। बात की, आइडिया हुआ तो रिस्ट में ज्यादा पेन था और नी में कम था।
तो मैंने उनको रूटा दिया तो बड़ा अच्छा रिकवर करने लगे। तो मैं ये सोच रही थी कि चिकनगुनिया की तो ऐसा रेमेडी नहीं है, बट फिर भी हम्म जॉइंट पेन्स में इतना अच्छा वो काम कर गई, चिकनगुनिया के जॉइंट पेन्स में काम कर गई। तो वही जो आपने बताया कि बरसा और कार्टिलेज, शायद उसी वजह से ही। बिल्कुल सही है। तो मैम अगर देखिए, यही पेन है तो वो नी चिकनगुनिया पेन को भी रिलीफ दे देगा? कॉजेशन जो है, कॉजेशन चिकनगुनिया है, लेकिन उसकी वजह से जो ज्वाइंट हुआ है उसका अक्यूट फेज को आप डील कर रहे हो ना। तो मैम क्रॉनिक में तो फिर कुछ और देना पड़ेगा जब पेन ठीक होगा और नी पेन वगैरह रह जाएगा, तब कुछ और देना पड़ेगा फिर? बिल्कुल तो कोई ऐसी रेमेडी जो फीवर के बाद जॉइंट पेन्स देती है? बिल्कुल, काली म्यूर एक प्राइमेल बार या देखना। चाइना? काली म्यूर एक बार देखना। ओके, तो काली म्यूर मैम काली म्यूर, पोटेंसी दें या काली म्यूर सिक्स एक्स पहले ही सारा है? पढ़ना कि उसमें है भी है कि नहीं, मुझे लगा है, बाकी देखना। ठीक है मैम, मैं देखती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। कोई और? मैम एक और चीज ऐड करना चाहूंगी रूटा के बारे में। लिगामेंट्स इंजरी में भी बहुत अच्छा काम करती है। हाँ जी, करती है जी। हाँ, बस वही है, मतलब 2-3 साल जैसे पुरानी लिगामेंट इंजरी हो, सिंस 2 to 3 years, बहुत पुराना बिल्कुल। केस तो मेरे पास नहीं आया है, तो 2 to 3 years नहीं, के में भी अच्छा रोटा काम आप करती 10 साल पुराना भी लेके आओगे वहां पे भी काम करेगी, लेकिन वो केस रिलैप्स होता है, बार बार आता है। काम तो वो 15 साल बाद भी कर रही है रूटा, लेकिन ये है कि वो थोड़ी देर बाद वापस आता है, तो फिर वो तो मैम काम रूटा करना अधूरा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो ना। सकती है? वहां पे आप विजबिडन यूज करके देखो साथ में। अच्छा, तो मैम रूटा कॉन्स्टिट्यूशनल भी तो हो सकती है, इतनी सारी constitutional है। जैसे, तो फिर तो ये कर जाएगी काम, फिर तो पेन्स बार बार नहीं आएंगे ना, अगर रूटा बाई हाँ जी, चांस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है कॉन्स्टिट्यूशनल तो? है तो फिर नहीं आएंगे, फिर नहीं आते। हम्म, ठीक है मैम, अगर विजबिडम हमें देनी पड़े तो वीकली 230 में, सॉरी, ऐसे एक डोज दे दें? नहीं, मैं तो टीडीएस देती हूँ। अच्छा, तो एक्यूट में रूटा दे दें, क्रॉनिक में विजबिडम 30 TDS दे दें? बिल्कुल। ठीक, ठीक है, थैंक यू मैम। कोई और सवाल हो प्लीज? समीक्षा देख लिया उधर बेटा? हाँ जी। उधर देखा फेसबुक पे? नहीं, वो सरन देख रही होगी, पता नहीं। नहीं, आज इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं। चैट में, हाँ। मैम मैम, इसमें चैट में किसी ने पूछा है, कैन सिलिशिया बी यूज्ड बोन डिजीजेस? बोन हाँ जी, रिलेटेड। बोन डिजीजेस में आप दे सकते हैं सिलिशिया, मैंने आपको कुछ जगह बताया भी होगा। और मैम एक किसी ने पूछा है मैक कार्ब वी कैन यूज इन विच केसेस? मैंने आपको बोला तो है, रिपीट आंसर दे दिया था उसका। नहीं मैम, ये चैट में आए हुए हाँ क्वेश्चंस, हाँ, मैं मैथ का इसलिए आपका बता तो रही आंसर मिल गया, वो मैंने नहीं पूछा था, उसका मिल गया। हाँ, मैकअप जब हूँ। बोन ओके, एंड आपके जॉइंट्स की बैक साइड पर स्वेलिंग आती है। एक मैम किसी ने एसिड बेंजोइक पूछा है। एसिड हाँ, बेंजाइक का, एसिड बेंजाइक का क्या पूछा है? ऐसे बस यही बेंजोइक है। तब यूज होती है ना जब कॉल्चिकम गाउट के केसेस में फेल हो जाए, हाँ, यूरिक एसिड बढ़ा हो तब। यूरिक एसिड बढ़ा हो तब काम करती है, जब इवन और कॉल्चिकम फेल हो जाए तब आफ्टर दैट वी कैन यूज बेंजाइक का बेंजोइक। क्या पूछ रहे हैं आप? स्मॉल जॉइंट्स में एसिड बेंजोइक स्मॉल जॉइंट्स में ज्यादा काम करती है। एसिड बेंजाइक जब आपका यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल है, राइट। उसका एक गाइडिंग सिम्टम है ये। अगर किसी हम्म पेशेंट के यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल है और गाउटी कंडीशंस उसको रहती हैं, पेन्स रहती हैं, तो आप एसिड बेंजाइक यूज कीजिए। और मैम वीकनेस होगी साथ में, एसिड्स की अपनी वीकनेस ऐड ऑन होगी? हाँ, एड ऑन होगी, ठीक है, अगर नहीं भी होती है तो आप यूज कर सकते हैं। मैं तो गाइडिंग देखती होती हूँ, मैं सारे सिम्टम्स नहीं देखती, मुझे तो ये है कि पैथोलॉजी है, कोई उसका सिम्टम ऐसा स्ट्रांग मिल गया जिससे मेडिसिन पिक हो सके। आपका मैम पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन बहुत स्ट्रांग है ना, ये आप पकड़ लेते हो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कुछ सीखना है मैम आपसे, थैंक यू मैम, थैंक यू सो अरे मच। नहीं। बाकी तो नोसोड्स भी, जैसे ओ ए नोसोड इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब सुना है आर ए नोसोड भी आ गया है, कल सरन बता मेरे रही को नहीं थी। पता, अभी मुझे यूज नहीं करा तो। अच्छा, नहीं, ओ ए नोसोड तो खैर इन केस ऑफ हाँ, ओरिजिनल सोड तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैंने भी यूज किया है। ओएनोसोड तो मैंने 4 अपने months ऊपर में यूज एक कर dose। लिया, बहुत और अच्छा रिजल्ट मिला। मेडिकल में दे देते होते हैं एज ए एंटी मायस्मेटिक रेमेडी इन केस ऑफ अर्थराइटिस।
कौन सी डॉक्टर समीक्षा मैम, कौन सी? एक मेडोराइनम दे देते होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, थूजा मेडोराइनम, क्योंकि साइकोसिस है ना जॉइंट पेन्स के पीछे, तो एंटीसाइकोटिक काम कर जाती है। डॉक्टर सरन, आपने ओवेनोसोड कैसे यूज किया था? आप अपना एक्सपीरियंस अभी बता रहे थे ना। मेरे नीज में बहुत ज्यादा पेन था, एक्सट्रीम, मतलब वॉक भी नहीं हो पा रहा था। तो ओएनोसोड लिया था एंड एक एक या 2 डोजेस में ही आराम आ गया था। डोजेस। तो उसके लिए सिम्टम्स कोई नहीं चाहिए ना, अपना सिंगल डोज ले सकते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे भी हाँ बहुत जी, हाँ पेन जी। रहा है नहीं joint में, इसलिए पूछ रही तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि हो तो ले सकते हैं, हाँ जी, 1-2 डोज। हूँ। बहुत ठीक अच्छा रिजल्ट मिला था, सेल्फ प्रूविंग कर ली थी। है। एक्चुअली वो मेनोपॉजल एज में तो ये इश्यूज या आते भी हैं थोड़े से। यस यस यस। चलिए ऑफ करें। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लोगों ने जो सुना 1 घंटे तक। थैंक यू नहीं मैम। नहीं, आपको तो मैम सुनना बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया होता है हमेशा ही, बस मेरे यहाँ पे थोड़ा वो मीटिंग इनकी भी चल रही थी, तो मैंने इसलिए म्यूट करके बैठी हुई थी इतनी देर से। अच्छा चलिए संजय, चलो थैंक यू तारीफ डियर। करो। हाँ तारीफ करो, वो ज्यादा जरूरी है, तारीफ तो मेरी बहुत। मेरी तारीफ करो। हाँ, संजय होल्ड करते हैं हमेशा चलो। चलिए ओके जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी।